जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, आज हम जानते हैं दो जीवों के बीच क्या संबंध होता है। आज हम जानेंगे स्वपोषी परपोषी क्या है और सहजीविता परजीविता स्वभोगिता और मृतजीविता क्या होता है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जीव दुनिया में जितने भी है या तो वो स्वपोषी होता है या वो परपोषी होता है। स्वपोषी होता है या परपोषी होता है। स्वपोषी जीव उन जीवों के कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। स्वपोषी जीव वो होता है जो सूर्य के प्रकाश लेकर के अपना खाना प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खुद बना लेता है। वो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। परपोषी वो होता है जो अपना खाना खुद ना बना करके वो खाने के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना बनाते नहीं, हम लोग पकाते हैं। बाजार से खरीद के लाते हैं या खेतों से तोड़ के लाते हैं, तो उस जहाँ से तोड़ के लाते हैं उन पौधों पर, उन फसल पर हम डिपेंड रहते हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वपोषी वो जीव होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है, और परपोषी वो होता है जो अपना खाना खाना के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है। जैसे परपोषी है, परपोषी में भी कई तरह के होता है। एक होता है सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृतजीविता। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सहजीविता क्या है। सहजीविता वो जीव होता है जो दूसरे जीवों से भोजन लेता है और उसके संपर्क में रह के लेगा, लेकिन उस दूसरे जीवों को भी फायदा होगा। जैसे अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भी किसी दूसरे जीवों के संपर्क में ले करके उसके शरीर से हम खाना लें और हमें भी फायदा हो जाए और उस जीवों को फायदा हो जाए। जैसे देखते होंगे बैल, भैंस या जंगली जानवरों की कान की खूंटी निकाल करके कौवा वगैरह खा लेते हैं, तो उसको तो वो जो जीव है क्या उस जो जीव कान की खूंटी निकाल कर खाया उसका पेट भर गया, उसमें हाईली प्रोटीन होता है, उसको भोजन मिल गया। और उस दूसरे भैंस है या गेंडा है या कोई दूसरे जीव की कान की खूंटी निकल गया तो उसका कान की सफाई हो गया, उसको भी फायदा हो गया। और भी देखने को मिलता है कवक और लाइकेन के बीच। लाइकेन को रहने के लिए जगह नहीं मिलता है तो कवक अपने ऊपर लाइकेन को रहने के लिए जगह दे देता है, जिससे कवक को कोई नुकसान नहीं होता और लाइकेन को भोजन भी मिल जाता है। तो इसको कहते हैं हम सहजीविता। सहजीविता इसको कहते हैं। इस तरह के जीव में जिससे मैंने बताया सहजीविता है। दूसरा उसके बाद सहभोगिता। सहभोगिता का मतलब हो गया ये जीव किसी दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपना भोजन लेता है तो उन जीवों को ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है, उसको कहते हैं सहभोगिता। जैसे मनुष्य भी किसी जीव से खाना लेता है लेकिन उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हम उसके लिए बीज इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कोई ज़्यादा उसकी क्षति नहीं होता, तो मनुष्य भी सहभोगिता में आता है। और सहभोगिता में कहा जाए, जैसे एपिफाइटिक का एक पौधा होता है जो एक पेड़ के ऊपर उग जाता है और उसमें बेलामेन उत्तक होता है, उसके जड़ में जैसे पानी लेकर के अपना भोजन बना लेता है और उस जीवों को जो जिस पौधे के ऊपर वो उगता है उसको कोई नुकसान नहीं होता। अमर बेल का पौधा भी देख सकते हैं कि अमर बेल भी ऐसा होता है जिसको अपना भोजन उसके ऊपर, पौधे के ऊपर लत्ती की तरह होता है, जा करके जाल जैसे बिछ जाता है और उससे अपना भोजन लेता है, लेकिन उससे जिसके ऊपर वो आता है उसका कोई नुकसान नहीं होता है। उसे अमर बेल का पौधा मैंने कह दिया। परजीविता वो जीव है जो दूसरे जीवों के बीच में रह करके क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। यानी कि अपना जो भोजन लेगा उसको तो फायदा होगा, लेकिन जिससे भोजन ले रहा है उसको नुकसान हो गया, इसलिए मैंने माइनस बताया यहाँ पर। इसमें मैंने प्लस इसलिए बताया कि दोनों को फायदा है। इसमें सहभोगिता में पहले वाला जो भोजन ले रहा है उसको फायदा है, इसमें इसको दूसरे जो जहाँ से ले रहा है उसको ना फायदा है ना घाटा है, उसको मैं जीरो से दर्शा दिया। परजीविता में क्या है कि ये तो एकदम एक तरफा फायदा है और दूसरे को नुकसान होता है। जैसे हमारे सर में जू होता है, ये हमारा ही खोपड़ी के खून चूस करके खाता है और उसको फायदा होता है, लेकिन हमारा खून बर्बाद होता है। जैसे कोरोना वायरस हुआ, एड्स का वायरस हुआ या मलेरिया, कोई भी जितने बीमारी उत्पन्न करने वाले जो जीव है उसको हम परजीविता कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट होता है मृतजीविता। इसको मृतोपजीविता भी कहते हैं, मृतजीविता भी कहते हैं इसको। ये मृतजीविता क्या है, जीवों के सड़े गले भाग को खाता है। ये इंतजार, ये टुकुर देखते रहता है कि पहले तुम मर तब तुम्हें मैं खाऊंगा। जैसे आपको कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये सड़े गले चीज़ों को ये खाने का काम करता है। ऐसा समझिए कि ये कोई जीव है उसको मिटाने का काम करता है। जैसे वो कोई लकड़ी है, लकड़ी का मर गया, लकड़ी को काट करके कोई फर्नीचर का सामान लगा दो, उसमें घून दीमक वगैरह लग जाता है, उसको खाता है। तो ये सब जो जीव है वो मृतोपजीविता में के अंतर्गत आते हैं।
अब हम लोग जानते हैं आहार श्रृंखला के बारे में। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर हम बात करते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर भी जितनी ऊर्जाएं हैं, सारे की सारे ऊर्जाएं सूर्य से आकर के यहाँ पर संचित हुए हुए हैं। देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा आता है उससे क्या है कि पेड़ पौधे उसे ऑब्जर्व करते हैं। जो सूर्य से आए हुए ऊर्जा को सबसे पहले जो ऑब्जर्व करता है उसको कहते हैं उत्पाद, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। और उसके जो प्रोड्यूसर जितने हरे पेड़ पौधे हैं उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। जैसे घास हो गया, खेतों में फसल लगते हैं वो भी हो गया, जितने पेड़ पौधे इसमें क्लोरोफिल होता है, जो स्वपोषी होता है, उसको हम लोग उत्पाद की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि ये जो जीव है ये अपना भोजन सूर्य से डायरेक्ट ये अपना ऊर्जा के रूप में ले लेता है, भोजन के रूप में ऊर्जा यहाँ से ले लेता है। और ये उसके बाद उत्पाद, इसको कहा जाता है उत्पाद, यानी कि आहार श्रृंखला का सबसे पहला ये आता है उत्पाद। उसके बाद आता है उपभोक्ता, जिसको हम लोग कंज्यूमर भी कहते हैं। उपभोक्ता में 3 श्रेणी आता है, एक फर्स्ट श्रेणी और एक सेकेंड श्रेणी और एक थर्ड श्रेणी आता है। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी जो जीव है वो शाकाहारी जीव आता है। जो जीव इन उत्पाद को खाता है, यानी हरे घास को खाते हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा गया, उपभोक्ता की प्रथम श्रेणी में। जैसे जितने शाकाहारी जीव है उनको इसमें रखा गया, जैसे बकरी, भैंस, खरगोश वगैरह वगैरह जितने भी है शाकाहारी जीव, उसको इसमें रखा गया। शाकाहारी जीव उपभोक्ता के प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आते हैं सर्वहारी जीव। सर्वहारी जीव वो होते हैं जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी खाना भी खाते हैं, यानी कि इस पेड़ पौधों को भी खाएगा और प्लस में इस बकरी को भी खा जाएगा। जैसे पेट भरने के लिए तो लोग अपना शाकाहारी खाना ही खाते हैं, लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए बकरी को भी खा जाएगा, मुर्गा को भी खा जाएगा। तो उस सर्वहारी जीव कहते हैं। जो सर्वहारी जीव है वो उपभोक्ता के द्वितीय श्रेणी में आता है, सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं वो। इसको कहा जाता है सर्वहारी, जैसे मानव भी सर्वहारी में आता है। जैसे उसके बाद तीसरे नंबर में कहा जाए, उपभोक्ता के तृतीय श्रेणी में मांसाहारी जीव आते हैं। जैसे शेर, ये सिर्फ या तो बकरी को खाएंगे या मानव को खाएंगे, सिर्फ मांस खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये जीव कभी भी इन साग सब्जियों पर अपना जीवन नहीं गुजारेंगे। यानी कि ये इस तरह से बंटा हुआ है। ये सबसे पहले ऊर्जा को लेता है पेड़ पौधे, जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं। उसके बाद उपभोक्ता है, यानी शाकाहारी जीव लेता है, शाकाहारी से सर्वहारी भी लेता है, और मांसाहारी है जो सर्वहारी जीव को भी खा लेता है और बकरी को भी, शाकाहारी जीव को भी खा लेता है। तीसरा आता है अपघटक, यानी कि चील। जैसे चील हो गया, अपघटक का मतलब हो गया उसको मिटा के ख़त्म कर देना। ये टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि पहले तुम मर तब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये मरने का इंतजार करता है, जब जीव मर जाता है तब उसे वो खाने का काम करता है। जैसे चील हो गया, कौवा भी हो जाएगा, अपघटक के रूप में आता है। चींटी और कौवा, ये सब जितने भी है जो मरे हुए चीज़ों को खाता है उसको हम अपघटक कहते हैं, यानी उसको सड़ाने का काम करता है, उसको उड़वा बिलवा देने का काम करता है, उसको हम अपघटक के कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, दुनिया में शाकाहारी जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मैं इस पर बता रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए, इन सब में एक चैनल बना हुआ है, एक श्रृंखला बना हुआ है, एक चैन बना हुआ है। ये चैन टूटना नहीं चाहिए। किसी भी इसमें जीव की जनसंख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर शाकाहारी जीवों की जनसंख्या अगर कम हो जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ जंगल ही जंगल हो जाएंगे, और प्लस में जो मांसाहारी जीव है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बकरी वगैरह जंगल में नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, वो मांसाहारी जीव की जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, शाकाहारी की कम हो जाएगी, तो पूरे आदमी और बकरी सबको ख़त्म कर देगा, बाद में उसको भी ये भूख से मर के ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब का एक चैन बना हुआ है, ये चैन टूटना नहीं चाहिए। किसी का अगर ज़्यादा और कम हो जाए तो दिक्कत होता है। सबसे ज़्यादा जो जीव है वो शाकाहारी जीव है, यानी कि उत्पादी, इनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जीवों की ज़िंदगी ज़्यादा होता है, ज़्यादा लाइफ होता है, कई सौ सालों तक पेड़ पौधे की आयु होती है। लेकिन मांसाहारी जीव जो है उनकी आयु कम होता है। पहले ज़माने में इंसान में जब शाकाहारी था तो उसकी आयु काफ़ी ज़्यादा होता था। हम लोग पेट भरने के लिए सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं, और टेस्ट बढ़ाने के लिए, जबान दागने के लिए हम लोग बकरी वगैरह मुर्गा को खाते हैं, टेस्ट के लिए। जैसे ऐसे एक और भी है, जीवन को ज़्यादा ज़िंदगी जीने के लिए साइज भी डिपेंड करता है। अब एक चूहा को कहेंगे कि 100 साल जिए तो वो नहीं जी सकता है, उसके साइज पर भी डिपेंड करता है, और उसके शाकाहारी और खाना पर भी डिपेंड करता है वो कितने दिन तक ज़िंदगी जिएगा।
एक और इसमें एक लिंडमान का नियम है, लिंडमान का नियम, लिंडमान का 10% नियम, लिंडमान का 10% रूल। लिंडमान का 10% रूल ये कहता है कि अगर सबसे इस श्रृंखला जो आहार श्रृंखला बनाया गया इसमें सबसे जो आगे है, सबसे आगे है उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, जो सबसे पीछे है उसको कम ऊर्जा मिलेगा। यानी कि यहाँ से अगर मान लेते हैं कि 1 लाख कैलोरी की अगर एनर्जी यहाँ से निकलता है तो यानी कि 1 लाख का 10% यानी कि 1 जीरो ख़त्म कर दो। यहाँ से अगर 1 लाख का अगर यहाँ से 1 लाख का अगर ऊर्जा कैलोरी अगर आता है, इतना कैलोरी ऊर्जा, तो इसको सिर्फ 10% मिलेगा, यानी इसको मिलेगा सिर्फ 10,000, यानी कि इसका 10% मिलेगा। उसके बाद इस पे आएगा शाकाहारी जीव में, तो इसका फिर 10% कम हो जाएगा, तो इसका 10% करेगा तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 1000। उसके बाद यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जीरो और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मानव को खाता है यानी कि सर्वाहारी जीव को अगर ये खाता है तो यहाँ पर इसको 10% आएगा, और यानी कि 1 जीरो खत्म करेंगे 10% तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर आएगा तो उसको 1 मिलेगा, यानी कि 1 कैलोरी मिलेगा। ये लिंडमान का 10% रूल कहता है, यानी कि अगर उधर से ऊर्जा आए तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10% कम होते चला जाएगा। ये लिंडमान का रूल है। अगर इसके जस्ट उल्टा कहा गया है कि अगर इन सबको जहर दिया जाए तो जस्ट इसके उल्टा, यानी कि ज़्यादा जाएगा। जहर दिया जाए तो वो लगभग 90% से भी ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि इसको अगर हम जहर दे दें ये मर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसको जब शाकाहारी जीव खाएगा तो इससे इसमें जितना जहर था उससे कई गुना ज़्यादा इसमें ज़्यादा जहर जाएगा। इसको अगर बकरी को मानव खा लेता है तो मानव भी मर जाएगा, यानी कि इस बहुत ज़्यादा जहर चला जाएगा। उसके बाद 90% से भी ज़्यादा जहर चला जाता है। उसके बाद मानव को शेर खाएगा ये भी मर जाएगा, और ये खाएगा ये भी मर जाएगा। इसलिए कहा जाता है जैसे मछली के लोग दवा डाल करके नदियों में मछली पकड़ते हैं तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जहर 90% ज़्यादा हो जाता है पहले के अपेक्षा। तो ये लिंडमान का 10% नियम है कि अगर ऊर्जा दिया जाए तो सबसे लास्ट वाला को कम मिलेगा, पहले वाला को ज़्यादा मिलेगा। अगर जहर दिया जाए तो पहले वाला को कम मिलेगा और जितना है उतना मिलेगा, और लास्ट वाला के पास धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। ये कहलाता है लिंडमान का 10% रूल। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पाद और अपघटक कहाँ पर कितना पाया जाता है, उसका पिरामिड कैसा होता है। देखो हमेशा उत्पाद को हम नीचे लिखते हैं, उपभोक्ता को उसके ऊपर सबसे ऊपर अपघटक को लिखते हैं। देखिए अगर स्थल पर देखा जाए, मैदानी भाग में या पर्वतीय क्षेत्र में भी, यानी स्थल पर देखा जाए तो स्थल पर ये आहार श्रृंखला के जो है अपघटक, उपभोक्ता और उत्पाद की संख्या सीधा पिरामिड की तरह होता है। यानी कि उत्पाद जो है स्थल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर आप भी अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की यात्रा करें, जब आप गांव से या टाउन से बाहर निकलेंगे तो आपको सिर्फ उत्पाद ही दिखेगा। उत्पाद का मतलब अभी मैं बताया हूँ कि जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं, खेतों में लगे फसल, चावल, दाल, गेहूँ जो भी हो, वो सब के सब उत्पाद में आते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा इसको क्षेत्रफल दिया जाता है पिरामिड में। इसके जस्ट थोड़ा सा कम उपभोक्ता होता है, यानी कि स्थल क्षेत्र में उपभोक्ता की संख्या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि स्थल वाला क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे अपघटक। अपघटक की संख्या स्थल वाले क्षेत्र में बहुत कम ही होता है, यानी कि उस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कम होता है। तो ये स्थल क्षेत्र में ये जो आहार श्रृंखला के जो उपभोक्ता, उत्पाद और अपघटक है, इसकी संख्या के आधार पर देखा जाए तो सीधे पिरामिड की तरह होता है। अगर इसी के तरह उल्टा देखा जाए, उल्टा पिरामिड कहाँ पर, मरुस्थल या सागर में होता है। मरुस्थल और सागर में जस्ट इसके उल्टा हो जाता है, यानी मरुस्थल और सागर में देखा जाए तो उत्पाद की संख्या बहुत कम होता है। सागर में भी पेड़ पौधे नहीं होता, मरुस्थल में भी हरियाली वगैरह पेड़ पौधे नहीं होते, उत्पाद की संख्या बहुत कम होता है। उपभोक्ता की संख्या थोड़ा उत्पाद से ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भयानक रूप देखा जाए तो अपघटक का होता है। आपको रेगिस्तान में अगर सब कुछ दिखे चाहे ना दिखे, अगर अकेले जा रहे हैं तो आपके सर के ऊपर चील वगैरह मंडराने शुरू कर देता है। बादल दिखे या ना दिखे, लेकिन अपघटक जरूर दिखेगा। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में और सागरी वाले क्षेत्र में उल्टे पिरामिड होता है, क्योंकि हमेशा उत्पाद को हमें नीचे लिखा जाता है, अपघटक को ऊपर और कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बीच में लिखा जाता है। तो उसका उल्टा पिरामिड होता है। तो क्वेश्चन पूछता है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा भी था एक एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस में
कि इसका पिरामिड कैसा होता है, स्थल वाला क्षेत्र में सीधा पिरामिड, इसका उल्टा पिरामिड होता है। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।